अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस हमने डिस्कस किया था वेव स्पीड। वेव स्पीड को मैंने ये कहा था कि दो मेथड से प्रूव करेंगे। फर्स्ट मेथड ये था डायमेंशनल एनालिसिस, सेकंड मेथड है मैकेनिकल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में जो हमारे पास फार्मूला आया था उसे यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। क्या दोनों से सेम फार्मूला हमें मिलेगा या डिफरेंट फार्मूला मिलेगा? डायमेंशनल एनालिसिस में हमें ये फार्मूला आया था कि स्पीड ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन इन अ स्ट्रिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली रिलेशंस टू द लीनियर मास डेंसिटी। इसके साथ ये इसका इनवर्सली रिलेशन था। आज हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल एनालिसिस। मैकेनिकल एनालिसिस में थोड़ा सा हम डिफरेंट केस लेंगे। वहां पर हमने ऐसे कहा था कि एक स्ट्रिंग और उसमें ये कहा था कि अगर एक में टेंशन कम हो दूसरे में टेंशन ज्यादा हो, लेकिन दोनों में ये कहा था कि वेव मूव कर रही है। तो इसी तरीके ये एक पल्स दिया तो और ये कहा था कि ये पल्स मूव कर रहा है। इसी पल्स को हम ऐसे लेंगे कि हम स्ट्रिंग लेंगे, ये हमारे पास स्ट्रिंग है जिसकी कुछ लेंथ हम लेंगे और इस स्ट्रिंग में यहां से वेव मूव कर रही है, वेव जनरेट हो रही है और उस वेव का हम सिंगल एक पल्स लेंगे। ये वेव और इस वेव का हमने सिंगल पल्स लिया है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके शो करेंगे क्योंकि हमने पूरे डायग्राम से पूरा टॉपिक जो है इसी डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। तो ये हमारे पास वेव और इस तरीके से ये वेव मूव कर रही है, वेव जनरेट हो रही है किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पर वेव जनरेट। ये सिंगल पल्स को जस्ट हमने अपने समझने के लिए इसको इतना बड़ा करके क्यों किया, हालांकि वेव के इतना पल्स नहीं जनरेट होगा अगर कोई हमारे पास स्ट्रिंग हो, तो जस्ट हमने समझने के लिए ऐसे किया है। हम ये कहते हैं कि अब इसमें ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के इनसाइड वेव जनरेट हो रही है। यहां पर थोड़ा सा हम उलट कहेंगे, क्या कहेंगे कि हम ये पहले ये था कि पहला केस कि वेव जनरेट हो रही है, स्ट्रिंग जो है ये रेस्ट में है और इस स्ट्रिंग में ये जो वेव है ये वेव मूव कर रही है। स्ट्रिंग रेस्ट में था, अपनी जगह पर है, ऐसे था पहले इसकी पोजीशंस यहां पर थी वेव की, नेक्स्ट फिर ये वेव यहां पर आई, फिर उसके बाद ये वेव की पोजीशंस यहां पर। तो बार-बार अब देखें स्ट्रिंग वहां पर ही है लेकिन इसमें साथ वेव जो है तो वेव चेंज हो रही है, वेव आगे मूव कर रही है। लेकिन अब जो ये वाला केस लेंगे तो इस केस में हम ये कहेंगे कि वेव अपनी जगह पर है, वेव यहां पर है, तो हम साथ स्ट्रिंग को मूव करवा रहे हैं कि हम ऐसे कहते हैं कि यहां पर ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में यहां पर वेव जनरेट हुई। हम स्ट्रिंग को ऐसे खींच रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। जब हम स्ट्रिंग को ऐसे मूव करवा रहे हैं तो ये वेव यहां पर ही होगी, यहां पर ही, लेकिन स्ट्रिंग इतना आगे मूव करवा लिया, स्ट्रिंग यहां पर आ गई। फिर मैं कहता हूं कि वेव यहां पर ये स्ट्रिंग को मैंने थोड़ा सा और मूव करवा दिया। तो अब देखें पहले स्ट्रिंग यहां पर था, इसकी ये पोजीशन, फिर हमने स्ट्रिंग को इतना डिस्प्लेस करवाया है, लास्ट फिर हमने स्ट्रिंग को इतना डिस्प्लेस करवाया है। अब यहां पर हम मैकेनिकल एनालिसिस ये एज्यूम करवाएंगे कि वेव पल्स तो जनरेट हो रहा है लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को मूव करवा रहे हैं। ये स्ट्रिंग है तो ऐसे हम शो कर लेते हैं कि इसमें वेव पल्स तो जनरेट हो रहा है। ये पल्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एरो है तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि यहां से हम स्ट्रिंग को मूव करवा रहे हैं, तो स्ट्रिंग मूव कर रहा है। अब स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें तो यहां पर ये हमें एक सेमी सर्कल मिल रहा है, तो हम ऐसे कहते हैं कि ये हमारे पास डॉट से रिप्रेजेंट, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो सर्कल हमने लिया है इस सर्कल का रेडियस हम लेते हैं, तो यहां से इस सर्कल का हम रेडियस, ये सर्कल है तो ऐसे लेते हैं कि ये सर्कल का रेडियस है, r से रिप्रेजेंट करते हैं। r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। टोटल पल्स की लेंथ अगर l है तो इसका मैं यहां पर कुछ पोर्शन लेता हूं,
टोटल पल्स की लेंथ L है, तो मैं यहाँ पर इस पल्स का कुछ ये पोर्शन लेता हूँ, तो ये जो पोर्शन मेरे पास आया है इस पोर्शन की लेंथ डेल है। जो पल्स दिया है तो पल्स के ये वाला जो पोर्शन है इसकी लेंथ है, इसको मैं ऐसे ओरिजिन के साथ या इसका ये आ रहा है सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट के साथ ऐसे मिला लें। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि ये वाली लाइन रेडियस r के साथ एंगल बना रही है और एंगल फाई है, और यहाँ पर भी ये एंगल फाई फॉर्म कर रही है, तो दो एंगल बन रहे हैं, दोनों को हम कहेंगे कि ये एंगल फाई यहाँ पर रेडियस, या ऐसे आप लोग कह लें कि x एक्सिस के साथ ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दोनों केसेस में आप लोग ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कुलर केस, कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल किसी सर्कल में मूव कर रहा है, तो हम ऐसे कहते हैं कि ये पार्टिकल है, ऐसे ये सर्कल और इस सर्कल में ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हम अगर देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर हम देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये आ रही है, तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी जो आ रही है, तो ये इसके साथ देखेंगे रेडियस है, तो ये टेंजेंट बना रहा है 90 का एंगल, यहाँ पर 90 का एंगल, यहाँ पर ये 90 का एंगल बन रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। हमने ये लिया हुआ है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हमने वेलोसिटी को नहीं यूज करना, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि स्ट्रिंग लिया है, स्ट्रिंग में ये कहा है कुछ टेंशन है, अब जो टेंशन होगी तो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी टेंशन को रिप्रेजेंट किया था S से, तो यहाँ पर इसके अंदर टेंशन होगी, तो ये टेंशन क्या होगी, टेंशन की डायरेक्शन ये होगी, ये टेंशन की डायरेक्शन, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट, यहां से टेंशन जो है टेंशन की डायरेक्शन ये आ रही है, दोनों ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसके इनसाइड जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन की डायरेक्शंस ऑपोजिट है, एक में इधर है और दूसरे में डायरेक्शन ये आ रही है। अब हम देखते हैं कि टेंशन जो है इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, तो टेंशन को जब ऐसे में ड्रा करता हूं, टेंशन ये है F टेंशन इन अ स्ट्रिंग, यहां पर टेंशन को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये इसका Fy कंपोनेंट और ये इसका ये इसका Fx कंपोनेंट होगा और ये Fy कंपोनेंट। अब यहां पर टेंशन की डायरेक्शन ये है, ये Fx ये आ रहा है और Fy, ये दोनों केसेस में टेंशन को रिजॉल्व किया, तो यहां पर भी आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लें कि टेंशन का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टेंशन का ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसी तरीके से टेंशन का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Fx और ये वाला जो टेंशन का कंपोनेंट आएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये देखना है, यहाँ से डायग्राम क्लियर बता रही है कि Fx की डायरेक्शन यहाँ से ये है और दूसरा Fx इसकी डायरेक्शन ये है, दोनों टेंशन सेम है, लेकिन जस्ट वहां पर फोर्सेस जो है इसकी डायरेक्शंस अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शंस डिफरेंट है, तो हम ये कहेंगे कि ये वाली टेंशंस और ये टेंशन एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, और ये वाला कंपोनेंट Fy कंपोनेंट जो है, तो Fy कंपोनेंट यहां से देखें Fy कंपोनेंट ये आ रहा है और दूसरा Fy कंपोनेंट, दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये वाले कंपोनेंट जो होंगे ये हम ऐड कर देंगे। स्टूडेंट्स इसी डायग्राम को मैं ऐसे लिखता हूं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट आया है तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल के लिए F में साथ पैरेलल लिख देता हूं, F पैरेलल, और यहां पर ये भी हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल ना लिखें, बस ऐसे लिखें, ये F cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसके साथ ऐसे परपेंडिकुलर sin थीटा, तो ये परपेंडिकुलर sin थीटा बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि फोर्सेस along the x axis जो टेंशन होगी वो क्या बनेगी, along the x axis, तो
जैसे जस्ट इसके लिए कि ये हमें बताया कि along x axis इज इक्वल टू कौन कौन सी है, एक हमारे पास ये होगी f cos थीटा प्लस और दूसरी की डायरेक्शन डिफरेंट है, देखिए एक डायरेक्शन जो आ रही है और दूसरी की डायरेक्शन ये आ रही है, तो माइनस f cos थीटा, तो दोनों f पैरेलल इज इक्वल टू f cos थीटा, वहां पर हमने फाई लिए हुए या ऐसे कहें कि यहां पर थीटा है, थीटा है, तो फिर इसको हम यहां पर थीटा, ये इनसाइड वाला थीटा और बाहर वाला फाई है, तो f cos थीटा, ये क्या कर देंगे, f दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड पाथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम ऐसे f और ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन से आ रहे हैं, एक f परपेंडिकुलर sin थीटा और दोनों की अब डायरेक्शन सेम है, तो अब हम ऐसे लिखेंगे f sin थीटा प्लस f sin थीटा, दोनों हम लिख लेंगे, दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, हम इनको उस वक्त ऐड कर सकते हैं जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, 2f sin थीटा, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। सपोज दैट इफ देयर इज एंगल थीटा इज टू स्मॉल, जब एंगल थीटा स्मॉल हो तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे sin थीटा अप्रोच करेगा कैसे, थीटा, तो sin थीटा की जगह पर हम थीटा यूज कर लेंगे, f परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2f थीटा, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 में हमने ये कहा है कि अगर sin थीटा इसकी वैल्यू थीटा इज वेरी स्मॉल, तो sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, हम ऐसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पर ऐसे शो करते हैं कि मैंने ये कहा कि यहाँ पर लेट्स सपोज ये अगर सर्कल सा फॉर्म हो रहा है, अगर ये सर्कल है तो ये हमने पोर्शन इसका लिया हुआ है ऐसे का हुआ, तो ये वाली जो जगह बन रही है जिसे मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, आर्क ऑफ द सर्कल, ये अब आर्क है, ये भी हमारे पास रेडियस के इक्वल, ये भी रेडियस के इक्वल, और यहाँ पर अब जो टोटल एंगल बनता है, तो ये हमने कहा था रेडियस r है, थीटा और थीटा, तो हम ऐसे कहेंगे कि ये टोटल एंगल 2 थीटा। अब यहाँ से ये टोटल एंगल जो बन जाएगा, जो हमने एलिमेंट लिए हुए लेंथ एलिमेंट ऐसे है, तो इस लेंथ एलिमेंट में जो टोटल एंगल बन जाएगा वो 2 थीटा है। अब ये सर्कल का केस है, जो हमने लेंथ ली हुई है, तो लेंथ को हमने ये कहा था डेल है, ये अगर आर्क है तो आर्क में हम क्या लिखते थे, s इज इक्वल टू r थीटा लिखते थे, थीटा क्या है, 2 थीटा है, r यही है, तो s की जगह हम ऐसे लिख लेंगे, s we know that s is equal to r थीटा, ये तो जनरली हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे s किसके इक्वल है, s is equal to del l, रेडियस r is equal to r, एंड मैं थीटा प्राइम लिखता हूं, इसे r थीटा प्राइम, थीटा प्राइम किसके इक्वल है, तो वहां पर थीटा प्राइम 2 थीटा के इक्वल है, इसमें पुट करने वैल्यू, तो डेल l इज इक्वल टू r इनटू 2 थीटा, s इज इक्वल टू r इनटू 2 थीटा, वैल्यू फाइंड कर लें, 2 थीटा की वैल्यू, 2 थीटा इज इक्वल टू डेल l डिवाइडेड बाय r, इसको हम यहाँ कहां पर यूज करेंगे, इक्वेशन 2 को देखें, तो इक्वेशन 2 में हमारे पास यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 थीटा है, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 2 थीटा की वैल्यू किसमें पुट करनी है, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे, तो अब क्या बनेगा, ये हमारे पास f perpendicular is equal to f, इसे ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन 2 को पहले अरेंज करके लिखते हैं, तो इक्वेशन 2 हमारे पास ऐसे बन जाएगी, f perpendicular
इज इक्वल टू f इंटू 2 थीटा। अब वैल्यूज में पुट करते हैं, f परपेंडिकुलर इज इक्वल टू f और 2 थीटा, तो इसकी जगह पर डेल l डिवाइडेड बाय r। f परपेंडिकुलर इज इक्वल टू f और ये हमने पुट कर ली डेल l डिवाइडेड बाय r। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशंस 3 का। इक्वेशन 3 में हम ये कहते हैं f परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आ रहा है प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वाला जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है टुवर्ड्स सेंटर जो है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब ये कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या था, Fc इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे यहाँ पर यूज करेंगे, हम ऐसे यूज करेंगे कि Fc हमारे पास किसके इक्वल है, F परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो टेंशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। और मेस किसके इक्वल है, हमने मेस एलिमेंट जो लिया हुआ है तो डेल m यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने लेंथ अगर l की बजाय यहाँ पर डेल l, तो मेस हम डेल m यूज करेंगे। और r क्या है, r इज इक्वल टू r, इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट वेलोसिटी यही रहने दें। तो अब वैल्यू पुट कर लें, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू F परपेंडिकुलर इज इक्वल टू m डेल m और साथ v² है, v² एज इट इज डिवाइडेड बाय रेडियस r। इसको नाम दें इक्वेशंस 4। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कर लें तो हमारे पास ऐसे बन जाएगा डेल m v² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू f डेल l डिवाइडेड बाय r। यहां से r कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये रहेगा डेल m इसको ऐसे हम लिख लेते हैं डेल m डिवाइडेड बाय डेल l इंटू v² इज इक्वल टू f। अब हमें पता है कि डेल m और डेल l किसके इक्वल है, मेस पर यूनिट लेंथ ये म्यू के इक्वल है। मेस पर यूनिट लेंथ किसके, म्यू लीनियर मास डेंसिटी into v² is equal to f. Now v² is equal to f divided by mu and v² is equal to f over mu। यहाँ से स्क्वायर रूट लें, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, v is equal to स्क्वायर रूट ऑफ f over mu। इसको नाम दें इक्वेशंस 5 का। इक्वेशन 5 का नाम दिया और अब यहाँ पर हमारे पास c नहीं आ रहा। अगर हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस से कंपेयर करें तो वहां पर c कांस्टेंट आ रहा था, यहाँ पर c कांस्टेंट नहीं, तो इस वजह से हम ये कंक्लूड करेंगे, वी कंक्लूड दैट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन इज 1। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है तो ये 1 हम यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं v इज इक्वल टू c f ओवर mu। इक्वेशन 6 हमारे पास फार्मूला इसी का है। तो इक्वेशन 6 से हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ f एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आगे ये तो हमने किसके लिए डिस्कस किया था, इन अ स्ट्रिंग के अंदर वेव कैसे मूव कर रही है। और अगर हम ये देखना चाहें वेलोसिटी ऑफ द वेव इन अ स्प्रिंग के अंदर वेव कैसे मूव करेगी, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वेव स्पीड दोनों मेथड डायमेंशनल एनालिसिस और मैकेनिकल एनालिसिस दोनों से क्लियर हो गया।